नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। देखिए दोस्तों, आज की जो सेशन में हम देखेंगे दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2। इससे पहले हमने बताया था संवैधानिक विकास का पार्ट 1 बताया था। अगर आप लोग उनको देखें तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके ना उनको देख लें, ठीक है। तो हम आज ये बात करेंगे। तो बताइए दोस्तों, आप कैसे हो? मस्त हो? आपकी जिंदगी अच्छी से चल रही है? मतलब कोई भी तकलीफें ना हो रही है? तो चलिए दोस्तों, तो चलिए देखिए। देखिए दोस्तों, हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है कि मतलब इनको जो है ना पॉलिटी को कम लगभग 30 से लेक्चर में इनको समाप्त करना है। अगर अगर मतलब अगर आपको मतलब बैचें परचेज करनी है, मतलब एप्लीकेशन पे जाके अगर बैचें परचेज करनी है तो आप बैचें कर सकते हैं। जो परचेज कर सकते हैं, इस पे जाके 24 आवर्स स्टडी सेंटर पर जाके आप बैच परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की लेक्चर मिल जाएगी, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मतलब जितने भी जीकेएस की पार्ट हैं, जितने भी जीकेएस के जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ जो भी हैं, मतलब जो भी रिलेटेड होते हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर जाना चाहते हो तो ये चैनल है मधुबनी स्टडी सेंटर, आप इनको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक भी कीजिएगा, कि ताकि जो भी नया लेक्चर आया, जो भी नए अपडेट आए, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। और ये अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो ये हैं जो जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं संवैधानिक विकास की। हमने कल की क्लास में कल की क्लास की अगर बात किया जाए तो हम देख लेते हैं क्या क्या चर्चा हुई थी। तो कल के क्लास में हम देखे थे कि मतलब कैसे अंग्रेज भारत आए, कैसे मतलब पुर्तगाल सब आए, और कैसे हमें संविधान का प्रारंभ हुआ, और कौन से एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, और रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या चीज़ को रोका गया और क्या चीज़ सुधार किए गए, ये सारी की बातें थी। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास में बात करेंगे पीट्स इंडिया एक्ट। क्या? पीट्स इंडिया एक्ट। क्या करेंगे दोस्तों? पीट्स इंडिया एक्ट। जो पीट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों, वो 1784 में आया था। देखिए दोस्तों, कोई भी एक्ट आता है तो दिमाग में आप अच्छी तरह से उनको सेट कर ले कि वो एक्ट जो आएगा दोस्तों, कोई भी एक्ट आता है, कोई भी एक्ट आता है दोस्तों, कोई भी एक्ट आता है ना, कोई भी एक्ट आता है, कोई भी एक्ट जो आता है दोस्तों, तो या तो कोई भी एक्ट आता है तो या तो उनकी कमी को दूर करेगा, कमी को दूर करने के लिए, या तो उनमें सुधार लाने के लिए। क्या लाने के लिए? सुधार लाने के लिए। बहुत सिंपल सी है। आप जब भी आपको बताऊं कि ये एक्ट आने वाला है तो आप समझ लेना कि वो जो एक्ट आने वाला है वो कमी को दूर करेगा या तो सुधार की बातें लेकर आया। जैसे हमने देखा था दोस्तों, ये जो पीट्स इंडिया एक्ट आया था, उसी तरह देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, देखिए रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, क्यों आया था? ये आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो गई थी, अधिकारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनमें क्या हुई थी, वो भ्रष्टाचार करने लगे थे, साथ ही घूस लेने लगे थे, उपहार, साहूकार जमींदारों से उपहार लेने लगे थे, जिन कारणों से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ताकि क्या हो, इस पर रेगुलेट हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर क्या हो, रेगुलेट हो। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए मतलब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसी तरह क्या हुआ दोस्तों, उसी तरह हम देखते हैं कि कुछ कमियों और सुधार लाने के लिए हम क्या लाए हैं दोस्तों, क्या लाए हैं,
क्या लाए थे, क्या लाए थे दोस्तों? पीट्स इंडिया एक्ट लाए। समझ में आ गई दोस्तों? अब ये तो बात तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कोई भी आएगा एक्ट्स आया तो समझ लेना है कि इसमें कोई कमी होगी या तो कोई सुधार करने की बातें हो गई। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान लाए गए, क्या क्या प्रावधान लाए गए, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को विभाजित कर दिया गया। कंपनी, क्या चीज को? कंपनी को व्यापारिक राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। देखिए, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में भी, मतलब इससे भी पहले 1784 से पहले हम देखते हैं दोस्तों, व्यापारिक जो कंपनी थी, मतलब इससे पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनको दोनों करने का अधिकार था। ये व्यापारिक भी करता है और क्या करते हैं? राजनीतिक। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि क्या होता है दोस्तों। देखिए, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था दोस्तों, इनको दोनों थी, व्यापारिक भी मिलता था, व्यापारिक भी अधिकार था और राजनीतिक अधिकार था। व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी क्षेत्र पर इनको व्यापार करने का अधिकार था और साथ ही किसी भी क्षेत्र पर ऐसा होता था कि वहां के शासक किसी भी क्षेत्र पर अगर अधिकार मतलब व्यापार नहीं करने देता था, वहां के शासक इनको व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं देते थे, तब ये क्या करते थे? उनसे युद्ध करते थे। और युद्ध से क्या करते थे दोस्तों? युद्ध से या तो कब्जा कर लेते थे, या तो संधि कर लेते थे। इन दोनों को ये सारी बातें थी और उन पर दुर्गीकृत भी कर लेते थे दोस्तों। तो ये सारी थी राजनीतिक अधिकार थी दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? इस एक्ट के तहत क्या हुआ? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं, कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन कंपनी के निर्देशों के हाथ में दे रखा। अब क्या हुआ दोस्तों? अब जो व्यापारिक और राजनीतिक अलग कर देता है दोस्तों, तो किसी न किसी के हाथ में तो जाएगा। इनको कंट्रोल करने के लिए व्यापारिक कंट्रोल तो दिया गया, कंपनी के जो अधिकार, व्यापारिक जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। लेकिन राजनीतिक किसको दिया जाए? तो राजनीतिक दिया गया दोस्तों कंपनी के निर्देशकों को हाथ में सौंप दी गई कि भाई आप तुमको ही इनको नियंत्रण करना होगा। किनको नियंत्रण करना पड़ेगा? कंपनी के निर्देशकों को नियंत्रण करने पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों, ये प्रावधान और है कि राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की गई। नियुक्ति सम्राट करता था। देखिए, राजनीतिक नियंत्रण, इनका जो नियंत्रण होता था, जो सदस्य इनका जो नियंत्रण करते थे, तो उनको नियुक्ति कौन करते थे दोस्तों? सम्राट करते थे। कहाँ के? वही इंग्लैंड के सम्राट इनको नियुक्ति करते थे कि भाई जाओ देख लो, व्यापारिक और राजनीतिक हमने अलग कर दिया, तो व्यापारिक तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए हैं, राजनीतिक तुम संभाल लो। ऐसा ही हुआ, समझिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को दे दिया गया। अगला प्रावधान देखें दोस्तों, और देश के शासक का वास्तविक अधिकार इंग्लैंड के 6 सदस्यों का नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया। और जो शासन जो था ना, वास्तविक जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो मतलब देखिए हुआ ऐसा कि देश के जो शासक थे ना, उसका जो वास्तविक अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे छीन लेते थे। तो इनका वास्तविक अधिकार किसको दे दिया गया दोस्तों? सदस्य, मतलब इंग्लैंड एक सदस्य बनाया गया, 6 सदस्य का एक संगठन बनाया गया, उन्हीं को ये सौंप दिया गया कि आप इन पे ही नियंत्रण करें। तो ये थी हमारी पीट्स इंडिया। और देख लेते हैं और क्या क्या और प्रावधान थे दोस्तों।
और क्या थी, दोहरी नियंत्रण प्रणाली थी। क्या थी? दोहरी नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत प्रथम कंपनी का निर्देशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट भारतीय उपनिवेश को शासित होता था। अब क्या हुआ दोस्तों? अब हुआ ऐसा कि भारत जो उप मतलब निवेश थे, क्या कहने का मतलब ही हुआ निर्देश बोर्ड के उप निवेश थे। उप निवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कोई भी दूसरे देश के लोगों, मतलब दूसरे देश के जो शासक हैं, दूसरे देश के जो लोग हैं, किसी भी क्षेत्र को क्या करते हैं, या तो उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपनिवेश। अभी बेहतर मतलब अभी थोड़ा भी ज्ञान ले ले, उनको हम बाद में अच्छे से जानेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश का जो अधिकार किन दो माध्यमों से किया गया, एक तो कंपनी के निर्देशक बोर्ड करेंगे और दूसरा कौन करेंगे? दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट भारतीय उपनिवेश को शासित होगा। दूसरा कौन करेंगे? मंडल के नियंत्रण मंडल करेंगे। समझ में आ गई दोस्तों? अगला जो प्रावधान है दोस्तों, अगला प्रावधान देखते हैं क्या हुआ। और कंपनी देखिए, कंपनी द्वारा अधिग्रस्त भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज और स्वामित्व के दावों का प्रथम वैधानिक दस्तावेज था। अब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो जितने भी भारत के क्षेत्रों को अपने कब्जा में लिए थे, वो क्षेत्र किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा शासन किया जाएगा? तो ब्रिटेन में बैठी हुई ताज के द्वारा किया जाएगा। और उनपे विधि, उनपे क्या हुई? वैधानिक ये दस्तावेज लिख कर बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कब्जा हुआ जमीन है या कब्जा हुआ क्षेत्र है, उन पर हम क्या करते हैं? अब वैधानिक दस्तावेज या लिख कर देते हैं कि यहाँ का अधिकार हमारा होगा। और कंपनी को भी अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, लेखांकन को व्यवस्था को की गई। अब क्या हुआ दोस्तों? 20 वर्ष के लिए, मतलब 20 वर्षों के लिए किसको दे दिया गया? लेखांकन का नियंत्रण दे दिया कि टैक्स कितना आता है, टैक्स कितना जाता है, ये सारी व्यवस्था किनके हाथों में सौंप दी गई? लेखांकन के हाथों में सौंप दी गई। अगला जो प्रावधान है दोस्तों, आप देखिए, अब देखिए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना पड़ेगा। अब क्या हुआ दोस्तों? गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जो युद्ध करते थे या संधि करते थे किसी भी क्षेत्र को व्यापार के संबंध में, तो उनसे क्या करते थे? ये युद्ध और संधि करेंगे तो किनके अनुमति से करेंगे? किनके अनुमति से करेंगे? कंपनी के डायरेक्टर से। किसके अनुमति से करेंगे? कंपनी के डायरेक्टर से। कंपनी के डायरेक्टर, जैसे मान लो कोई क्षेत्र में व्यापार न करने दिया, तो वो क्या करेंगे? कर्मचारी वहां पर क्या करेंगे?